This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to our post-market show PSX Hotline. I'm your host तारिक खान जावेद। नाज़रीन, कल की मंदी के बाद आज भी जो है मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है, लेकिन पूरे दिन की सिचुएशन नहीं रही। पूरे दिन काफ़ी मार्केट ऊपर नीचे होती रही है। स्टार्ट होते ही 938 पे मार्केट 124 प्लस पे गई, उसके बाद 1046 तक ये 242 माइनस पे थी, फिर 1145 पे ज़ीरो हो गई और फिर 12 पे 04 पे 209 और फिर हमने देखा कि 1:32 पे 29 माइनस पे आई और फिर 329 और फाइनली 301 पे इसकी क्लोजिंग हुई 100 इंडेक्स की, माइनस 51,511 का लेवल। 30 इंडेक्स भी 149 माइनस रहा और 27,376 का लेवल। ऑल शेयर्स पे भी कमी 123 माइनस 35,293 पे आ गया ये। वॉल्यूम्स भी थोड़े कम हो गए, 30 में 57 कह सकते हैं हम और के 100 में 107। ऑल शेयर्स टोटल किया जाए तो 371। 396 कंपनीज़ में काम हुआ और उसमें एडवांसिंग 184 रहे और डिक्लाइनिंग 189, अनचेंज 23। आज वॉल्यूम लीडर वर्ल्ड कॉल रहा। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 39 मिलियन कह सकते हैं, दोस्त स्टील 25 मिलियन, लोटे केमिकल 20, TRG पाकिस्तान 14, एंग्रो पॉलीमार 14 कह सकते हैं। टॉप गेनर्स में यूनिलीवर फूड विद 50 रुपीज़, अलगाजी ट्रैक्टर 29, एग्रो 21, एग्रो ऑटोज़ सनोफी एवेंटिस 20 और शोमा 19। टॉप लूजर्स में नेस्ले पाकिस्तान का नाम आ रहा है जनाब 150 माइनस, पाक सुजुकी 30 माइनस, हीनो पाक 26 माइनस, रित पाकिस्तान 14, पैकेजेस 13। ये रही आज की मार्केट। दुनिया भर में सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर मार्केट्स नीचे हैं एक्सेप्ट बॉम्बे और ऑयल की कीमत भी जो है थोड़ी सी अभी बढ़ी हुई है, गोल्ड काफ़ी बढ़ा हुआ है। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर गौहर रसूल साहब को, जो हेड ऑफ इंटरनेशनल सेल्स हैं इंटर मार्केट के। डॉक्टर साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। After a massive increase from 46,000 on 19th of April to 52,300 almost day before, how do you see this decline of almost 100,000 points? मेनली तो हमें ये फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए कि ये रैली हुई क्यों थी 46,000 से जो इतना बड़ा हुई। तो सबसे पहला ट्रिगर जो आया वो पनामा केस के वर्डिक्ट का आया था, जिसके बाद मैसिव एक रैली हुई और फिर मार्केट अपने प्रीवियस हाइस के पास पहुंच के 50,000 के आसपास पहुंच के थोड़ा स्टॉल कर रही थी और 4-5 सेशन हमने थोड़े से मंदी के या प्रॉफिट टेकिंग के देखे। दिस इज़ नॉर्मल जब इस तरह का एक तेज़ रन अप आता है जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स चंद दिनों के अंदर, हम बात कर रहे हैं या 3,000 पॉइंट्स के करीब रैली कर गई थी सिर्फ फ्यू डेज़ के अंदर, तो नेचुरली एक करेक्शन आती है और वो आई। उसके बाद दूसरा ट्रिगर जो आना शुरू हुआ हमारा वो मई के शुरू में ही स्टार्ट हो गया एंड दैट वाज द MSCI इंक्लूजन जो इस महीने हमारी होनी है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट इसके सारे टाइम टेबल किए कि MSCI का टाइम टेबल क्या था। 15 तारीख को इन्होंने अनाउंस करना था उन स्टॉक्स का नाम जिनके बारे में पिछले 1 साल से स्पेकुलेशन चल रही थी कि ये शायद MSCI इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो नेचुरली जब मई स्टार्ट हुआ तो उन स्टॉक्स में ज़्यादा हीट आना शुरू हो गया और इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी उसी तरफ ज़्यादा फोकस हो गया। उन्हीं स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया इंडेक्स को और जो पूरी रैली वहाँ से 52,300 तक बनी उसमें मेन सपोर्ट जो आई वो उन 6 स्टॉक्स में जो MSCI मेन इंडेक्स के लिए एलिजिबल थे, जिसमें आपके 3 बैंक्स हो गए, हबीब बैंक, MCB, UBL, एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी OGDC, एक फर्टिलाइज़र एंग्रो और इसी तरह से एक और लकी सीमेंट की एक कंपनी थी। एग्जैक्टली तो ये 6 कंपनियां आपकी एलिजिबल हुई। नेचुरली जो बाकी जो 27 कंपनियां और भी अनाउंस हुई जिसपे 5-6 तो बड़ी सरप्राइजेज थी। एग्जैक्टली मैं उधर ही आना चाह रहा था। तो अगर आप परसों का सेशन यानी कल का सेशन अगर देखें जो कि इस अनाउंसमेंट के बाद हुआ तो उसमें इंडेक्स शुरू में पॉजिटिव नोट पे खुली 450-500 पॉइंट प्लस गई और फिर वहाँ से अपना जो लो देखें तो 1000 पॉइंट से करीब एक ही दिन में इसने उतारे। इसमें मेन प्रेशर उन स्टॉक्स में आया वो जो इंडेक्स हैवी वेट हैं और जो इंडेक्स की तरफ सपोर्ट भी करते हैं, जब ऊपर जा रहा होता है और नीचे जाते हुए लेके भी जाते हैं, यही 6 स्टॉक्स थे। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि एंटिसिपेटेड थे कि MSCI के लिए एलिजिबल होंगे लेकिन श्योरिटी नहीं थी, या ये था कि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं
फर्स्ट टाइम आने का मतलब ये है कि किसी और फॉरेन इन्वेस्टर के रेडार पे वो अभी नहीं है और अब सडनली आना शुरू हो जाएंगे रेडार पे और देखना शुरू हो जाएंगे, वेदर वो पैसिव फंड हो या एक्टिव फंड हो, दोनों के लिए। जिसमें ISL का नाम आया, DG सीमेंट का नाम आया, एंग्रो फर्टिलाइज़र का नाम आया, ये 3-4-5-6 थल लिमिटेड का नाम आया, होंडा कार का नाम आया, तो ये गैस आ गया, सुई नॉर्दर्न आ गया। तो अगर आप कल का सेशन स्पेसिफिकली इस MSCI की थीम से इसको प्रीव्यू करें तो ये सारे आइटम प्लस थे, वो जो अनएक्सपेक्टेड एंट्रेंट्स थे और जिनको ऑफिशियल अप्रूवल अब मिल गया है, बट एट द सेम टाइम वो जिनके रनअप आ चुका था और जिनके बारे में पता था कि ये आने ही आने हैं, ये जो पहले जो 6 आपने बताया, पहले जो 6 और मेन वहाँ पे सेलिंग आई है, बाकियों में भी सेलिंग आई है। 27 आइटम जो है उसमें भी कुछ आइटम्स के अंदर सेलिंग थी, लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट था, जो नया एलिमेंट था, देखिए ट्रिगर क्या है, यू आर गोइंग इनटू अ मार्केट एंड यू आर वेयर यू विल बी अंडर द फोकस ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। एक वो इन्वेस्टर जो सिर्फ सेफ मार्केट्स में रिलेटिवली इन्वेस्ट करते हैं कंपेयर टू फ्रंटियर मार्केट्स में बात कर रहा हूँ, या वो पूल ऑफ मनी जो कि कई गुना बड़ा है फ्रंटियर मार्केट से, अब आप उसके रेडार पे आ गए, तो नेचुरली लोग स्पेकुलेट करते हैं। एक और चीज़ देखने वाली है कि इस थ्रू आउट रनअप जो तो बड़ा है, लेकिन हमारी जो उन्होंने उसमें हमें शेयर दिया है या जो परसेंटेज दिया है बहुत थोड़ा है, तो बहुत कम है, 0.14%। बिल्कुल, पहले 0.19 की एक्सपेक्टेशन थी। बिल्कुल जी, हाँ। ये क्यों हुआ ऐसा? इसमें कुछ इम्पैक्ट आया है, अगर आप देखें तो ये जो एलिजिबल स्टॉक्स थे उसमें FFC वगैरह इंक्लूजन जब अनाउंस की गई थी पिछले साल जून 14 को, उसके बाद से ये नीचे ट्रेड कर रहे हैं अपने लेवल से। अच्छा, दे हैव ड्रैग डाउन ऑन दैट कंट्रीब्यूशन जो बना था। ऑन द कॉन्ट्री कुछ आइटम्स ऊपर भी चल रहे हैं, काफ़ी ऊपर चलेंगे। मैं मेन बोर्ड के आइटम्स की बात कर रहा हूँ, जो टॉप 6 कंपनीज एलिजिबल हो रही हैं इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के लिए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब पिछले साल 14 जून को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट में आएगा, वहाँ से लेके 15 मई यानी परसों जो कल का दिन सेशन गुजरा है उस तक ऑलमोस्ट $550 मिलियन की फॉरेन सेलिंग हो चुकी है। दिस इज़ मैसिव, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड एज वेल। नॉर्मली एक्सपेक्टेड ये था कि जब इमर्जिंग मार्केट में आप जा रहे होंगे तो ये फॉरेनर्स नेट बाइंग कर रहे होंगे और आहिस्ता आहिस्ता दे विल सपोर्ट इन द रैली जो कि हमने देखी पिछले साल से अब तक। कोई 40% के करीब इंडेक्स हमारा अप है 14 जून से अब तक। दो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारी रैली लोकल्स ने चलाई है और मई से ऑनवर्ड्स भी जो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ इस महीने के बाद वहाँ भी लोकल्स थे, फॉरेनर्स को बेचते हुए देखा। एग्जैक्टली, फॉरेनर्स नेट सेलर्स थे। तो ये जो पिछले 2 दिन करेक्शन देखी, ये वही लोकल्स थे जो चढ़े, इन्होंने मार्केट में मान लिया और फिर इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। कुछ इसमें फॉरेनर्स भी शामिल हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कल के 50 नंबर्स में सबसे बड़ा चंक फॉरेनर्स का था इन बैंक्स। $3.5 मिलियन की उनकी बाइंग थी, जबकि सबसे ज़्यादा डाउन साइड पे प्रेशर जो था वो इन्हीं 3 बैंकों का था जिसमें हमने सेलिंग। यानी हमारे लोकल बेच रहे थे, गोरे खरीद रहे थे। जी बिल्कुल, एटलीस्ट कल का सिनारियो कल का ये था। आज भी देखते हैं क्या होता है, बट दिस इज़ ओनली नॉर्मल कि जब इतना बड़ा 6%, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि पहले 15 दिन में जो मई का सेशंस गुजरे हैं 6.2% का गेन था इसके अंदर, नेट गेन, जिसमें मंदी के सेशन भी शामिल हैं, उसके बावजूद 6.2% का गेन था। सो बहुत रैपिड गेन है। इस तरह के गेन्स बिल्कुल सीधी लाइन की तरह अगर आप चार्ट्स में देखें ये ऊपर जा रहे होते हैं। इनकी सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त क्वेश्चन मार्क बन जाता है और नॉर्मली देखा यह गया है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं होती अनलेस पीछे कोई बहुत ही सॉलिड ट्रिगर हो या न्यूज़ हो। यहाँ पे न्यूज़ भी नहीं थी, ट्रिगर भी नहीं था, सिर्फ स्पेकुलेशन थी। तो उस वजह से एक छोटा करेक्टिव फेज़ हम देख रहे हैं। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ नॉर्मलाइज हो जाएगा बिकॉज फिर जेन्युइन MSCI फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। बजट की थीम आपकी मार्केट में अराउंड द एंड ऑफ द लास्ट वीक में के वो भी किक इन करना शुरू कर जाएगी और फिर आपका रीबैलेंसिंग से पहले मार्जिन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट आने का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर बन सकता है, बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को जो लिक्विडिटी क्रंच है उसमें बहुत एलिवेट कर देगा उनके मसाइल को। फिर अगेन उसको देखने का तरीका ये है कि एक मार्केट जो यूज टू है एक सर्टेन काइंड ऑफ लेवरेज की, वो मिलना उसे बंद हो गया है पिछले 4-6 महीने से, वो दोबारा खुल जाएगा। सो इट्स ओनली नॉर्मल कि वो इंडिविजुअल जो मार्केट में कम काम कर रहे थे उनकी सकत बढ़ जाएगी, वॉल्यूम्स ज़्यादा कर सकेंगे, ज़्यादा वैल्यू का काम ट्रेड कर सकेंगे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इटसेल्फ इतना बड़ा ट्रिगर होगा कि 4-5% की मार्केट को रैली सिर्फ ये इटसेल्फ दे दे MFS। डॉक्टर साहब आपने कहा कि 500 मिलियन कितना आपने बताया कि 550 मिलियन निकल गया जी। और ये वो फंड था जो फ्रंटियर मार्केट वालों ने लगाया हुआ था। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि फ्रंटियर मार्केट वाले अपने आप को अपलोड करके देन दे विल स्विच इनटू इमर्जिंग मार्केट, ये प्रोसेस चल रहा है, या फ्रंटियर मार्केट वाले पाकिस्तानी मार्केट को पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसमें दो तीन वजूहात हैं, उसको देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो फंड का फ्लो आता है इसको समझने की कोशिश करनी है कि 2 मेजर टाइप्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम फंड्स में करते हैं, एक एक्टिव फंड्स और एक पैसिव फंड्स।
पैसिव फंड्स होते हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हो गए और जो ट्रैकर फंड्स हो गए, ये सारे पैसिव फंड्स में होते हैं। इनका काम क्या होता है कि इनके पास जब पैसा आता है ये उस कैश को डिप्लॉय करते हैं, जो भी उनका मैंडेट होता है कि इमर्जिंग मार्केट में काम करना है, फ्रंटियर मार्केट में काम करना है, डेवलप मार्केट में काम करना है, जो भी फंड का मैंडेट है उसके हिसाब से उस कैश को डिप्लॉय कर देते हैं। एक्टिव फंड जो हैं वो एक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं कि ये कंपनी अच्छी हैं, लेकिन इसमें से हमें ये कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसमें हम ज़्यादा एक्सपोजर रखेंगे, ये कंपनी कम अच्छी लग रही है तो इसमें कम एक्सपोजर होगा। मीनिंग एक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। जो पैसिव फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लाइन्स के हिसाब से चल रहे होते हैं कि जी ये रीबैलेंसिंग डेट आई, उस दिन आपने काम करना ही करना है। तो अब जैसे MSCI की रीबैलेंसिंग होनी है 1 जून को, तो उससे पहले 1 दिन पहले ये सारी रीबैलेंसिंग हो जाएगी। इसी तरह का हमने एक सिनारियो पिछले मार्च की 20 तारीख को भी देखा था या 17 तारीख को देखा था, जब FTSE के ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान आया था। नेट फॉरेन एक्टिविटी, जो ग्रॉस फॉरेन एक्टिविटी थी, $140 मिलियन की उस दिन एक्टिविटी हुई थी। एक नॉर्मल डे में $40 मिलियन होता है आपका। और यही फैक्टर हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि फॉरेन एक्टिविटी ग्रॉस यानी बाय और सेल मिला के $80 मिलियन पे क्लॉक इन कर रही है, जो कि नॉर्मल दिनों में $40 मिलियन होती है। ये इंडिकेट करता है कि एक 1/3 चंक आपका फॉरेनर्स के बात है, तो उसमें से कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ अपने पोर्टफोलियोज एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं, कुछ अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, कोई पहली दफ़ा आ रहा है और कोई कंप्लीट एग्जिट ले रहा है। सो इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि इस तरह से कहा जा सके पिन पॉइंट करके कि जी पैसे फंड ने सेलिंग की और एक्टिव फंड बायर्स थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पिछले साल से अब तक का नेट आउटफ्लो है उसमें एक बड़ी वजह तो हम ट्रंप के इलेक्शन के विन थी उसको देंगे। उसके बाद से काफ़ी प्रोस्पेक्ट चेंज हुए, अमेरिकन मार्केट्स की डायरेक्शन चेंज हुई, US डॉलर की डायरेक्शन चेंज हुई। उसके अलावा दूसरा बड़ा फैक्टर क्रूड ऑयल के रिवर्सल का था कि वो $26 से $50 तक आ गया। ये सारी रीजंस थी कि वो फ्लो जो था आपके यहाँ से निकल के वो दूसरे अदर मोर अट्रैक्टिव वेन्यूज में चला गया। वो बॉन्ड से US जिसको पहले लोग नहीं लाइक कर रहे थे, ट्रम्प के आने के बाद या उसके एंटिसिपेशन में ही लोग उस तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो एक रीबैलेंसिंग है एक पोर्टफोलियोज की, जिसमें हमने देखा कि 550 मिलियन का नेट आउटफ्लो है। MSCI बेस्ड फ्लोज जो आने थे वो शायद नहीं आए एक्टिव फंड्स के, और पैसिव फंड जो हैं अब अपना काम शुरू करेंगे अराउंड द रीबैलेंसिंग डेज। हफ्ता पहले आप देखेंगे कि ये ग्रॉस एक्टिविटी ये $100 मिलियन से भी ऊपर चली जाएगी और डेली बेसिस पे इसी तरह काम होगा। ये बेसिस मेरी लॉजिक इसकी ये है कि हमने जब कतर और UAE को देखा कि वहाँ पे जब 2014 में अपग्रेड हुआ था तो उधर भी इसी किस्म का फिनोमेना देखने में आया कि इनिशियली वो महीना जिसमें रीबैलेंसिंग होनी थी उस पूरे महीने में जो वैल्यू ट्रेडेड रही वो काफ़ी हायर साइड पे थी। जो आखिरी हफ्ता था उसमें वो नंबर और बढ़ गया, और जो फाइनल डे था वहाँ पे एक जगह 150 मिलियन और एक जगह 300 मिलियन का नेट इनफ्लो था। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ग्रॉस एक्टिविटी। तो ये अभी फॉरेन तो अगले 15 दिन जो ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वी विल सी लॉट ऑफ एक्टिविटी लाइक दिस। वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई लेवल ऑलरेडी हो चुका है पिछले 2 दिन से चल रहा है। जैसे से वक्त जून 1 आएगा उससे पहले ये सारा एक्सेलरेट करेगा जी, ये सारा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1 जून के बाद MSCI पर्सपेक्टिव से सिर्फ बात कर लेते हैं। MSCI पर्सपेक्टिव से ये है कि वो एक्टिव फंड जो अब पाकिस्तान को 1 जून के बाद से देखना शुरू करेंगे वो पाकिस्तान में कुछ ही कंपनियों में आएंगे, किसी कंपनी में नहीं आएंगे, लेकिन ख्याल ये है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे बिकॉज पाकिस्तानी रिटर्न्स हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रहे हैं और आगे के लिए भी विद द CPEC एंड ये लंबे लंबे ट्रिगर है MFS वगैरह के, इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी फॉरेन इंटरेस्ट रहेगा मार्केट के अंदर। ये ज़रूर है कि नेट आउटफ्लो हमने देखा है और वो अब शायद ख़त्म होना शुरू हो जाए और वो एक अपने टेपरिंग एंड की तरफ हो एंड ग्रेजुअली एक्टिव फंड्स की बाइंग पॉजिटिव की तरफ चली जाए। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स भी बड़े डाउन चल रही हैं तमाम के तमाम, अदर देन इंडिया। आपको क्या ख्याल है कि जो ट्रम्प वगैरह के FBI चीफ वगैरह को हटाने के मामले मेनली उसके बाद क्या उसके बाद उसका भी कोई इम्पैक्ट है इस पे? डेफिनेटली वही फैक्टर है कि कोई काफ़ी पॉलिटिकल मतलब नॉइज़ बढ़ गई है। जैसे हमारे हम देखते हैं पनामा केस में पॉलिटिकल नॉइज़ बढ़ती है तो मार्केट एकदम से सबड्यूड हो जाती है, वेट एंड सी मोड में चली जाती है। तो वहाँ पे भी यही हुआ है कि कोमी को फायर करने के बाद से काफ़ी बैकलैश आया, पॉलिटिकल बैकलैश, और बहुत सारे और इश्यूज़ खड़े हो गए हैं। रशिया के साथ रिलेशनशिप्स क्या थी और गर्ज जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, तो ये एक अनसर्टनिटी के एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अनसर्टनिटी किस रिस्पेक्ट में? अनसर्टनिटी इस रिस्पेक्ट में कि ट्रंप डिलीवर कर सकेगा। अनसर्टनिटी इस रिस्पेक्ट में कि ट्रंप ने बहुत रिसेंटली प्रोमिस किए थे कि हम बहुत जल्दी टैक्स रिफॉर्म्स अनाउंस करने वाले नहीं कर पाया। अगर वो इस इशूज़ में पड़ा हुआ है तो वो फिर इट्स अनलाइकली कि वो कोई ट्रंप टैक्स रेगुलेशंस या टैक्स रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा सके इसमें। अच्छा, जो पाकिस्तान में अभी हमारे लोकल इशू एक बहुत बड़ा चल रहा है ट्रांसपोर्टर्स का स्ट्राइक, उससे पहले हमारे पास बड़ी डिसमल फिगर्स आती रही एक्सपोर्ट्स की। जनरली हमारी एक्सपोर्ट वैसे ही डाउन है, ऊपर से ये 9 दिन का जो स्ट्राइक है जिसने ऑलमोस्ट ज़ाहिर हमारे एक्सपोर्ट को तो बिल्कुल ही रोक दिया, इंपोर्ट को भी रोका हुआ है।
तो इसका भी इम्पैक्ट है मार्केट पे या नहीं है? मार्केट तो आई थिंक इस वक्त सिर्फ एक MSCI यूफोरिया से ड्रिवन है, दैट्स द मेन ट्रिगर। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 15-16 दिन में हमारा एक डिस्कनेक्ट रहा है रीजनल मार्केट से। पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट थे अपने रीजन की और बाकी मार्केट्स रैली कर रही थी। हमारा डिस्कनेक्ट था पनामा केस और इससे मिलते जुलते सियासी इश्यूज़, फौज के मसले, जो भी आप सोचना चाहें, SECP के इश्यूज़, ये सारे इश्यूज़ हमें ड्रैग डाउन कर रहे थे। अब रिवर्स साइड पे हम चल रहे हैं, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द MSCI यूफोरिया, लेकिन रीजनल मार्केट्स में वो पेस नहीं देखने को मिल रहा रैली करने का। ये स्पेसिफिक टू पाकिस्तान है। जी, और नॉर्थ कोरिया की वजह से और अमेरिका के अपने मसाइल की वजह से, डॉलर की वीकनेस की वजह से, प्लस आपने देखा कि डॉन ली का मामला भी बड़े आसान तरीके से हल हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया जी। पनामा में भी GIT बन गया जब से लोग रिलीफ में आ गए। वक्ती है ये, वक्ती है, लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ इमीडिएटली तो आया था। टाइम बट मिल गया ना। और 20 तारीख से ही आपने देखा कि इतना अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, डाई अनदर डे। हाँ, डाई अनदर डे, 2 मंथ्स का टाइम मिल गया जी। उसके बाद कोर्ट की छुट्टी वट्टी शुरू हो जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। बहरहाल ये इसी वजह से आप जैसा कह रहे हैं कि रीजनल मार्केट में वी हैव बीन आउट परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स एंड लास्ट 15 डेज ज़्यादा हो गया। तो ये ट्रांसपोर्ट के स्ट्राइक से इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हालांकि बड़ा क्रूशियल इशू है। इकॉनमी को तो ज़रूर पड़ रहा है। मैंने आज ही अखबार में देख रहा था कि 100 बिलियन रुपीस तक का इम्पैक्ट आ चुका है, नुकसान हो चुका है, ये जो स्ट्राइक चल रही है और ऑन गोइंग। एंड नेचुरली अगर ये स्ट्राइक चलती रही, ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है, गुड्स की तरसील में मसला होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में मसला होगा, अगले महीने के सीमेंट डिस्पैचेस ख़राब आ सकते हैं, फर्टिलाइजर के डिस्पैचेस ख़राब आ सकते हैं, तो फौरी तौर पे दे माइट नॉट बी अफेक्टिंग अस एट दिस पॉइंट इन टाइम। नहीं, मगर जो डाटा जो आएगा तब आपको पता चलेगा, हमें समझ में आएगा फौरी तौर पे। ये सिचुएशन हो गई है, डिस्परेशन ये हो गई कि देयर इज नो स्पेस लेफ्ट इन द पोर्ट, सो वी आर आस्किंग शिप्स टू गो बैक। दैट मीन्स ह्यूज पेनल्टीज, क्योंकि वो तो सामान लेके आ गया बंदा जी। आप कह रहे हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है, तो वापस ले जाने के भी पैसे मांगेगा वो। बट ये वक्ती सिचुएशन है, क्योंकि अभी 9 दिन ही हुए हैं स्ट्राइक को चलते हुए, तो होप यही करनी है। रात को भी काफ़ी न्यूज़ फ्लो आ रहा था कि शायद रिजॉल्व हो जाएगी, बट सुबह तक नहीं हो सकी वो। आई थिंक ये इशू ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक का एवरी नाउ एंड देन हमने देखा है मार्केट में आता है, और अगर मार्केट के पास कोई चीज़ ना हो परवाह करने की उस वक्त, तो फिर वो स्ट्राइक पे फोकस शुरू कर देती है। बट आजकल चूंकि MSCI इज टेकिंग द मेन सेंटिमेंट, अफेक्टिंग द मेन सेंटिमेंट, अगर वो ना होता तो शायद इसका बड़ा इम्पैक्ट होता, इफेक्ट जरूर आ जाता। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे ये स्ट्राइक हुई, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है जी। कि एक पोर्ट है कराची पोर्ट, और जाना हिंटरलैंड जाहिर है दूसरी तरफ है, कोई प्रॉपर रोड नहीं है। लियारी एक्सप्रेस आज तक तैयार नहीं हुआ, यही कोर्ट्स ने रोका हुआ है उनको, मुख्तलिफ जगह पे स्टे ऑर्डर दे के बरसों बरस गुजर गए। साउदर्न बाईपास जो बनना था, शुड हैव बाईपास द मेन एरियाज एंड टेक द गुड्स थ्रू मली रिवर, वो भी बन के नहीं दिया। तो एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार नहीं करते, दूसरी तरफ कि इस तरह की आर्बिट्ररी डिसीशंस कर देना कि जी रात को नहीं, दिन को नहीं चलेगा। भाई इतने ज़्यादा वॉल्यूम है कि वो चाहिए, वो निकलने के लिए उनको दिन में भी थोड़ा बहुत निकलना पड़ता है। बिल्कुल। अगर थोड़ी बहुत अगर रेसिडेंट्स को इनकन्वीनियंस भी हो तो वो अपनी जगह पे, लेकिन वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं रुक सकती। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। देखें, जब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपका आउटलुक होगा कि मैंने एडहॉक बेसिस पे चीज़ों को सॉल्व करना है, या मैं अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ सिर्फ और इसलिए रोडें बन रही हैं कराची में, तो फिर मसले वैसे के वैसे ही रहेंगे। वक्ती तौर पे इम्प्रूव हो जाएंगे हालात, लेकिन बाद में लॉन्गर रन में यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ खड़े थे वहीं वापस आ जाएंगे। अब देखिए ट्रांसपोर्टर बेचारा क्या करे, उसको शहर कराची से गुजर के ही निकलना है बाहर। आपने कोई साइड से रास्ता दिया नहीं है उनको। मैं भी आपसे यही एग्री कर रहा हूँ कि आपको कोई देर पा लॉन्ग दूर रस असर देना है, कोई चंद महीनों के लिए सोल्यूशन आपने नहीं निकाल के देना, आपने आगे के लिए देना है। ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब इनका, पिछले साल की बात है, जब इनके डेपोज को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था बंद करने का कि हटा दो वहाँ से, उस वक्त भी स्ट्राइक पे चले गए थे। तो और उस वक्त थोड़ा सा मार्केट ने उसको, उसकी वजह से इफेक्ट भी हुई थी थोड़ी सी, लेकिन इस दफ़ा चूँकि वो फोकस कहीं और है, वो दिख ही नहीं रही चीज़, बिल्कुल साइड पे है वो, इसलिए इसको मार्केट ने भी काफ़ी हद तक इग्नोर किया हुआ है। सो साहब, ये आपने कहा कि इतनी बड़ी रैली के बाद 1000 का गिरावट जो है कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन अब आपको क्या लगता है आगे चल के जो कुछ आपने बताया, जो मूवमेंट्स होने वाली हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसका पता है क्योंकि आप इंटरनेशनल सेल्स से ताल्लुक़ रखते हैं, प्लस आपकी तमाम ब्रोकर, ये फंड मैनेजर्स वगैरह से कांटेक्ट में रहते हैं, तो नेक्स्ट जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मार्केट को किधर देखते हैं? इन सब देखें कितना नीचे या कितना ऊपर जा सकते हैं? अभी चूंकि हमारा मेन सेंटिमेंट जो इन्फ्लुएंस कर रहा है मार्केट को, वो MSCI का ही ट्रिगर है, तो उसी की बेसिस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि वी आर सीइंग कि ये MSCI बेस फ्लोज अगले चंद दिनों में दोबारा आना शुरू हो जाएंगे फॉरेनर्स के,
और मार्केट फिर से रिकवर कर जाएगी। नंबर 1 तो ये है। दूसरा मैंने आपको बताया बजट, और तीसरा मार्जिन फाइनेंसिंग। ये एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं क्योंकि बजट के अंदर बहुत सारे अगेन हर साल की तरह प्रपोजल जाते हैं। इस साल चूंकि एक्सपेक्टेड है कि बजट थोड़ा आवाम के लिए फ्रेंडली होगा, तो ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। हाँ, पॉपुलस बजट होगा तो उसमें शायद कुछ ऐसे स्टेप ले लिए जाएँ। फॉर एग्जांपल एक बड़ा नॉइज़ है मार्केट के अंदर कि शायद बोनस शेयर पे जो टैक्स है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो सकती हैं मार्केट के लिए। सो दैट्स अ वेट एंड सी। वो एक सवालिया निशान है, हमें क्लैरिटी नहीं है, बट हमें एमएफएस के ऊपर बड़ी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है कि चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, सिस्टम पे काम हो रहा है। जैसी सिस्टम तैयार हो जाएगा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सो दैट इटसेल्फ कैन ऐड 1000 पॉइंट। सर मैं 5% की यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि दैट इटसेल्फ इज अ गुड इनफ ट्रिगर। ठीक है, एक दिन में या चंद दिनों में नहीं आएगा, हाँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगा, लेकिन इट हैज़ द पोटेंशियल कि वो मार्केट को 5% वेरी वेरी लार्ज। और अगर ये देखें, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जो कि शायद गोइंग फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन हाउस बदले को ख़त्म कर दे शायद। अगर ऐसी और 450 शेयर्स की बात हो रही है अक्रॉस द बोर्ड, फिलहाल तो यही बात है जी। हाँ, 100 तो वैसे इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा इसमें। तो बैंक क्योंकि इन्वॉल्व होंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला भी रिजनेबल होगा। एक प्राइवेट बैंक नहीं खड़ा होगा ना बीच में, जैसे पहले ब्रोकर एक सेपरेट बैंक का रोल शुरू कर देता था अपना। अब ये इंस्टीट्यूशनल बैंक करेगा, अपने रेट पे लोन आगे पास ऑन करता है। इंस्टीट्यूशंस होंगे और वो आपस में कम्पीट भी करेंगे। सऊदी अरेबिया में जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2% हमने रखा था शुरू से आखिर तक, जब तक मैं रहा 2% ओवर कॉस्ट, यानी कि इंटर मार्केट +2। और ये प्रोडक्ट हमारा इतना कामयाब रहा, इट वाज सच ए सिंपल इजी प्रोडक्ट टू लॉन्च। यहाँ इतना साल लग गया, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। से शेम ऑन द बैंकर्स एंड द रेगुलेटर्स। आई थिंक एनीवे सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इन हाउस बदला चलता रहा, उसमें उनकी कमाई थी। लेकिन हालांकि जब हमने स्टॉक मार्केट वहाँ शुरू किया उसी के बाद हमने ये लॉन्च कर दिया, क्योंकि हमारे एज ए क्रेडिट डिपार्टमेंट हमारा इंटरेस्ट इसमें था कि हमें बोरिंग्स पे कमीशन में तो हिस्सा नहीं मिलता था हमको ना, बट लेकिन यहाँ बैंकों को ख्याल ही नहीं आया। बट अगर मैंने 2007 में स्टॉक मार्केट में आया और मैं वहाँ से यहाँ तक का जर्नी देखूँ तो मेरे ख्याल में SSCP हैज़ कम अ लॉन्ग वे। SSCP ने बहुत रेगुलेशंस लाए हैं, बहुत चीज़ों को बेहतर किया है। पहले बेनामी अकाउंट होते थे, तो ज़्यादा पुरानी 2008 की बात है, बेनामी अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही होती थी, कोई मार्जिन नहीं रखवाना पड़ता था, जितने शेयर्स ले लिए जाते थे, जिसकी वजह से हमने 2008 का क्राइसिस भी देखा। हाँ, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन चीज़ें बेहतर हुई थी और अब और बेहतर हो रही हैं। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आई थिंक अगर SSCP इसी तरह से डेडिकेशन के साथ ओवरऑल एक फोकस रख के कि जी मार्केट की हैबिट्स को ठीक करना है, इन्वेस्टर अवेयरनेस जनरेट करनी है एंड ओवरऑल फ्लोज इंप्रूव करने, आई थिंक ये अचीव किया जा सकता है टारगेट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी PSX हॉटलाइन। अब हम अगले सेक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बात करेंगे।